राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है अच्छे होगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। दोस्तों, हर रोज की तरह हम आपके लिए फिर से एक पीवाईक्यू का सेट लेके आए हैं, जो कि 29 नवंबर 2021 शिफ्ट 1 का पेपर है। दोस्तों, यूजीसी नेट जेआरएफ पेपर 1 का दोस्तों सामान्य प्रश्न पत्र है। ये सभी को दोस्तों पेपर देना होता है, तो आप जल्दी से आके वीडियो को देखें और दोस्तों वीडियो को अंत तक देखें, एंड तक देखें, ताकि आप इन प्रश्नों से आप लाभ उठा सकें। क्योंकि दोस्तों इन्हीं प्रश्नों में से आपके 50% पेपर आता है। तो आप पूरी जाके प्लेलिस्ट चेक कर सकते हो। दोस्तों, आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी वीडियोस भी देख सकते हो। अगर आप अकेले यही वीडियो देख रहे हो तो आप बाकी वीडियो भी देख सकते हो। पूरी एक प्लेलिस्ट पड़ी है पीवाईक्यू की, उसे आप चेक कर सकते हो। और दोस्तों, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबा दें, वीडियो को लाइक और कमेंट और शेयर करते रहिए। दोस्तों, अपने फ्रेंड सर्कल जो ग्रुप है उसमें भी दोस्तों शेयर कर दें। निर्देश दिए गए दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसे तालिका आती है, तो यहाँ पे एक तालिका दी है। इसमें हमें कैलकुलेशन करना होगा इस तालिका को देख के, जो कि हर बार करते हैं। और दोस्तों, अगर आपने इसको एक बार समझ लिया, अगर आपने इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, तो मैं उम्मीद करता हूँ, मैं आपको ये वादा करता हूँ कि आप हर एक क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। तो दोस्तों, मैं इस पर लिख नहीं सकता, इसलिए पहले से जो सॉल्यूशन है मैं आपको वही दिखा देता हूँ, ताकि आप भी समझ सकें कि मैं कैसे पढ़ रहा हूँ और ठीक वैसे ही आप पढ़ सकें। तो गाड़ी संख्या है दोस्तों, स्रोत स्टेशन है और गंतव्य स्टेशन है दोस्तों, और दूरी है और 4 किलोमीटर है, किराया है, कुल सीटें हैं दोस्तों, आरक्षित सीटें हैं। एक ट्रेन का जो तालिका दी हुई है, तो किस ट्रेन में प्रति किलोमीटर लागत न्यूनतम है ना। वो पूछ रहा है किस ट्रेन में प्रति किलोमीटर पर किलोमीटर जो लागत है वो सबसे कम है। तो दोस्तों यहाँ बी दे रहा है, वो है 1003, ट्रेन नंबर 1003 में। तो इन्होंने कैसे कैलकुलेट किया, आइए देखते हैं। प्रति किलोमीटर लागत, किराया प्रति व्यक्ति, कुल दूरी। गाड़ी संख्या 1001 की प्रति किलोमीटर लागत 3000 अपॉन 1200 इक्वल टू ₹2.5। गाड़ी संख्या 1002 की प्रति किलोमीटर लागत 3600 अपॉन 1080। तो यहाँ से जब हम चेक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ से हमने किया, ये देखिए किराया प्रति व्यक्ति, उन्होंने जो फॉर्मूला बताया, तो किराया प्रति व्यक्ति वहाँ पे हमने बनकर चेक किया तो 3000। कुल दूरी हमने देखा, तो दोस्तों इसमें कुल दूरी दी हुई है, वो दी हुई है 1200। 1001 की तो हमने 12 से कर दी, है ना। हम ये चारों चेक करेंगे जो ऑप्शन में दिए हुए हैं, 1001, 1003, 1004 और 1005। तो चारों को चेक किया, तो फर्स्ट का आया, जो फॉर्मूला इन्होंने बताया उसका आया ₹2.5, एक आया ₹3.33, एक का ₹2.18 और एक का आया ₹2.32, एक का आया ₹2.72। तो दोस्तों जिसका ₹2.18 आया ऑप्शन में से, उसका सबसे कम है, तो यही हमारा सही उत्तर हो जाता है। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कौन सी ट्रेन गंतव्य तक पहुंचने में अधिकतम समय लगाएगी? 1001, 1003, 1004, 1005। तो गाड़ी संख्या 1001 गंतव्य तक पहुंचने में 1200 उसका कितनी है, टोटल दूरी है, और जो समय लग रहा है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। तो समय दोस्तों कितना लग रहा है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा 130 की स्पीड से चल रही है। तो हमने उसी को नीचे डिवाइड कर दिया। तो जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आया 9.23 सेकंड उसको लगी। गाड़ी संख्या 1002 ऐसे ही कर दी, तो ये आपकी चल रही है 6.75 सेकंड में। अब दोस्तों ऐसे ही हमारी गाड़ी संख्या 1003, 1004, 1005। दोस्तों अगर आपके ऑप्शन में 4 ही ऑप्शन होंगे तो पांचों को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, आप उन्हीं को कैलकुलेट करें जो आपके ऑप्शन में हो। तो हमारा सही उत्तर होता है दोस्तों 8.25 सेकंड, 9.6 सेकंड, 9.4। तो हमारा जो दोस्तों सही उत्तर है वो है हमारा सी 1004। 1004 को 1004 सबसे ज़्यादा समय लगाएगी। ठीक है दोस्तों, तीसरा प्रश्न है, किस ट्रेन में खाली सीटों की न्यूनतम संख्या है? तो ये हम यहाँ से देख सकते हैं। देखिए कुल सीटें और आरक्षित सीटें, तो कुल सीटों में से आरक्षित सीट हम माइनस करेंगे तो खाली सीट हमारी निकल आएंगी। तो सबसे कम संख्या की जिसमें है उसको हम माइनस करते जाएंगे, तो दोस्तों वो हमारी निकली है 260 है। अब हम ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन है डी, और डी ऑप्शन है दोस्तों 1005। तो हमने यहाँ पे 1005 की 260 है। सभी ट्रेनों में खाली सीट का औसत क्या है? तो सबका ऐसे ही हम खाली औसत कैसे निकालेंगे, जैसे टोटल सीटें, आरक्षित सीटें, सबका माइनस करके निकालेंगे। फिर हमारी 5 ट्रेनें, 5 ट्रेनों का जो आएगा खाली, ये हमारा आ गया 280, ये सबका आ गया खाली, इन सबको प्लस कर देंगे और प्लस करके 5 से डिवाइड कर देंगे, हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, 304 सीटें हो गई, तो आपका सही उत्तर हो गया बी।
अधिकतम समय लगाने वाली ट्रेन और न्यूनतम समय लगाने वाली ट्रेन के बीच समय अंतराल कितना है? तो दोस्तों समय अंतराल है 2.86, क्योंकि हमने अधिकतम समय लगाने वाली निकाल लिया, वैसे ही हम न्यूनतम समय लगाने वाली निकालेंगे, हमारा उनके बीच का अंतराल निकाल लेंगे, हमारा उत्तर आ जाएगा। तो दोनों ट्रेनों में समय का अंतर है 9.61 अधिकतम और 6.75 न्यूनतम, तो इसका जो है 20.86 सेकंड है। चलिए दोस्तों, आईआईटी कानपुर द्वारा विकसित मूक मंच प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? स्वयं, कोसरा, मुकीट, मूक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है मुकीट। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था कानपुर शिक्षा और अनुसंधान में अपनी उत्कृष्टता के लिए जाना जाता है। विदित हो कि यह वर्ष 2012 से मूकिट की पेशकश कर रहा है। मूकिट एक ओपन सोर्स मूक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। यह एक ऐसी प्रणाली है जिसके साथ प्रशिक्षक, शिक्षार्थी और व्यवस्था प्रशासक के लिए कार्य करना सरल हो जाता है। एक परीक्षण निर्माता की भूमिका में एक शिक्षक किस प्रकार आगे बढ़ेगा? परीक्षण मदनों, आइटम्स को तैयार करना जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते हो, मुख्य पाठ्यक्रम अथवा कोई इकाई उद्देश्य की सूची बनाना, विशिष्टताओं की सारणी तैयार करना, पाठ्यक्रम अथवा इकाई अंतर वस्तु का विशेष ब्यौरा देना, वास्तविक उद्देश्यों को हटा देना। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है DBECA। जो सही क्रम है वो है DBECA। जैसे आपकी देखिए, पाठ्यक्रम अथवा इकाई अंतर्वस्तु का विशेष ब्यौरा देना, उसके बाद मुख्य पाठ्यक्रम अथवा इकाई उद्देश्यों की सूची बनाना, अवास्तविक उद्देश्यों को हटाना, विशिष्टताओं की सारणी तैयार करना, परीक्षण मदों, आइटम्स को तैयार करना जो अनुदेशात्मक उद्देश्यों से मेल खाते हैं। नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन 1, बचपन और किशोरावस्था के दौरान मस्तिष्क का विकास होता है। कथन 2, तार्किक और लक्ष्य निर्दिष्ट क्रियाओं की शुरुआत संवेदी प्रेरक सेंसरी मोटर अवधि में होती है। दोस्तों मैं आपको एक और बता दूं, कथन वाले और अभिकथन और कारण, असर्शन, रीजन, मैचिंग और दोस्तों कंप्यूटर के 5 प्रश्न, और आप ये टेबल तालिका इसको जरूर कर लें। और दोस्तों लॉजिकल रीजनिंग, ब्लड रिलेशन इसको कर लें, और थोड़ा करंट पढ़ लें। दोस्तों करंट के लिए आप मेरे चैनल पे करंट वाली प्लेलिस्ट खोल सकते हो, उससे आपके प्रश्न बन जाएंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों आगे है, एक कथन और 1 और कथन सेकंड दोनों सही हैं। तो दोस्तों कथन 1 और कथन सेकंड दोनों सही हैं। अनुदैर्ध्य न्यूरोइमेजिंग अध्ययनों से ज्ञात होता है कि मस्तिष्क का विकास 25 वर्ष की अवस्था तक होता रहता है, जो निर्णय लेने की प्रक्रिया में परिपक्वता का द्योतक है। संवेदी पूरक सेंसरी मोटर अवधि आमतौर पर बच्चे के जीवन में पहले 2 वर्षों के भीतर होती हैं। यह अपने और पर्यावरण के बीच अंतर की खोज करने वाले बच्चे द्वारा चिन्हित किया जाता है। किसी विषय में ऑनर्स के साथ स्नातक उपाधि प्रदान की जा सकती है यदि एक विद्यार्थी पूरा कर सकता है उस विषय में 14 मुख्य पेपर, 2 योग्यताएं समर्थन अनिवार्य पाठ्यक्रम, यूजीसी के अंतर्गत सूचीबद्ध किस जर्नल में प्रकाशित, 2 शोध पत्र, न्यूनतम 2 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम, विशिष्ट वैकल्पिक और सामान्य जेनेरिक वैकल्पिक विषय में सूची में प्रत्येक विषय का 4 पत्र। दोस्तों ये प्रश्न तो आपको पता होगा, ये बहुत ही मुख्य प्रश्न है और बहुत ही सरल प्रश्न है दोस्तों। इसे तो हमने अपनी जब ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की होगी तो हमने इसे समझा होगा। तो दोस्तों बी एकदम सही उत्तर है, ABDE। उस विषय में 14 मुख्य पेपर, 2 योग्यता संवर्धन के अनिवार्य पाठ्यक्रम, न्यूनतम 2 कौशल संवर्धन पाठ्यक्रम और विशिष्ट वैकल्पिक और सामान्य जेनेरिक वैकल्पिक विषयों की सूची में से प्रत्येक विषय पर 4 पत्र। ठीक है दोस्तों, चलिए सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। दोस्तों मैंने कहा था आपको मैचिंग सम्मेलन जरूरी है, वो कर लीजिए। शोध गंगा, स्वयं प्रभा, विद्वान, विशेषज्ञ डाटाबेस, शोधार्थी नेटवर्क, शोध प्रबंधन डाटाबेस, ऑनलाइन अंतर्वस्तु, सुपर्दगी मंच प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों DS साक्षात, DTH शैक्षिक चैनल। तो दोस्तों इसका जो कोड दिए हुए हैं, जब आप कोड सेलेक्ट करेंगे तो A सही है, A का सेकंड, B का फोर्थ, C का फर्स्ट और D का थर्ड। तो दोस्तों सही सम्मेलन है भारत सरकार उद्देश्य परियोजना, शोध गंगा, शोध प्रबंधन डाटाबेस, स्वयं प्रभा, DTH शैक्षिक चैनल, विद्वान, विशेषज्ञ डाटाबेस, शोधार्थी नेटवर्क और साक्षात दोस्तों ऑनलाइन अंतर्वस्तु सुपर्दगी मंच प्लेटफॉर्म। ठीक है दोस्तों, आपको चारों चीजें समझ आ गई। चलिए, प्रासंगिक साहित्य समीक्षा
प्रासंगिक साहित्य समीक्षा करने का कार्य निम्नलिखित में से किससे सर्वाधिक निकटतम रूप से संबंधित है? शोध समस्याओं को निर्मित करना, अध्ययन के लिए नमूना, आरेखण में मात्रात्मक दत्त का विश्लेषण करने के लिए उपलब्धि का सामान्यीकरण। तो दोस्तों उत्तर एकदम सही है, शोध समस्याओं को निर्मित करना। ठीक है दोस्तों, एक साहित्य, इसकी जो व्याख्या है, एक साहित्य समीक्षा सर्वेक्षण पुस्तकें विज्ञान के लेख और किसी विशेष मुद्दे अनुसंधान के क्षेत्रीय सिद्धांत से संबंधित किसी भी अन्य स्रोतों का सर्वेक्षण करती हैं और ऐसा करके अनुसंधान समस्या के संबंध में इन कार्यों को विवरण, सारांश और महत्वपूर्ण मूल्यांकन प्रदान करती है। प्रासंगिक साहित्य समीक्षा एक प्रक्रिया एवं उत्पाद दोनों है। एक प्रक्रिया के रूप में इसमें संबंधित विषय से संबंधित जानकारी की खोज करना, प्रासंगिक शोध से संबंधित शोधार्थी को परिचित कराना आदि शामिल है। निम्नलिखित में से कौन वर्णनात्मक सांख्यिकी का एक उदाहरण है? ची स्क्वायर, प्रतिगमन, मानक विचलन और सांख्यिकी। तो दोस्तों मानक विचलन एकदम सही उत्तर है। वर्णनात्मक सांख्यिकी संक्षिप्त वर्णनात्मक गुणांक है जो किसी दिए गए डाटा सेट को संक्षेप में प्रस्तुत करते हैं और जो या तो संपूर्ण जनसंख्या का प्रतिनिधित्व या जनसंख्या का एक नमन हो सकता है। वर्णनात्मक सांख्यिकी के केंद्रीय प्रवृत्ति में मापों और परिवर्तनशीलता की मापों में विभाजन किया जाता है, जिससे मानक विचलन का पता चलता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन बाह्य वैधता को जोखिम के स्रोत हैं? प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन, अद्वितीयता, आईवी का असंगत जोड़-तोड़ और सहभागी के ओर से अभिप्रेरण की कमी, मूल्यांकन की प्रतिक्रियात्मकता। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर है आपका केवल ए, बी और ई। ए क्या है? प्रतिदर्श विशेषताएं, बी उद्दीपन पर अनूठापन अद्वितीयता और ई है मूल्यांकन की प्रतिक्रियात्मकता। ठीक है दोस्तों, बाह्य वैधता में वह सीमा शामिल होती है जैसे सीमा तक सीमा अध्ययन के परिणामों को नमूने से परे सामान्यकृत लागू किया जा सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो अपने अध्ययन में जो कुछ मिला उसे अन्य लोगों पर लागू करना बाह्य वैधता के जोखिम के प्रमुख स्रोत हैं। प्रतिदर्श विशेषताएं, उद्दीपन का अनूठापन, अद्वितीयता एवं मूल्यांकन की प्रतिक्रियात्मकता आदि। नीचे दो कथन दिए गए हैं। ठीक है दोस्तों, कथन पढ़ेंगे। कथन एक, गुणात्मक शोध के लिए प्रतिदर्श आकार तकनीकी द्वारा भिन्न होते हैं लेकिन समान रूप से लघु हैं। कथन दो, गुणात्मक शोध गैर संभाव्यता प्रतिदर्श के शामिल करता है। उपयुक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों सही उत्तर है इसका ए, कथन फर्स्ट कथन सेकंड दोनों सही हैं। आइए जानते हैं क्यों सही है। गुणात्मक अध्ययन सामान्य प्रतिदर्श आकार छोटा होना चाहिए। देखिए यहाँ देखते हैं, गुणात्मक अध्ययन की विशेषताएं, अनुसंधानकर्ता की चेतन शक्ति, अनुसंधान पद्धति, तर्क की प्रकृति, समग्र दृष्टिकोण, सब तुल्यता और लचीलापन। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे पढ़ते हैं। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन और दूसरा कारण। मैंने आपको बताया था ये क्वेश्चन जरूर पढ़ने हैं दोस्तों। तो अभिकथन क्या है? विद्यार्थी का टी सांख्यिकी एक पुष्ट सांख्यिकी है। कारण, विद्यार्थी का टी सांख्यिकी प्रचालित सांख्यिकी के पूर्वानुमानों के उल्लंघन किए जाने पर भी दत्त का सटीक विश्लेषण कर सकता है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। ए और आर दोनों सत्य हैं और आर एक ही सही व्याख्या है। और दोस्तों इसके ऑप्शन हमेशा सेम रहते हैं। ए और आर दोनों असत्य हैं परंतु आर एक ही सही व्याख्या नहीं। ए सत्य परंतु आर गलत है। ए असत्य परंतु आर सत्य। तो दोस्तों ए और आर दोनों सही हैं, आर एक ही सही व्याख्या, यही इसका सही उत्तर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। संप्रेषण में कंधों को उचकना संकेत है। उत्तरदायित्व, ईमानदारी, रुचि, उदासीनता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर है उदासीनता। संप्रेषण में कंधों को उचकाने का तात्पर्य अनभिज्ञता या उदासीनता का द्योतक है। शारीरिक भाषा, शारीरिक व्यवहार, भावों और तौर तरीकों का उपयोग गैर मौखिकी रूप से संवाद करने के लिए किया जाता है। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोग मौखिक या गैर मौखिक संदेश के माध्यम से सूचनाओं, भावनाओं आदि का आदान प्रदान करते हैं। निम्नलिखित में से कौन संप्रेषण बाधाओं को दूर करने की एक रणनीति है? आधारिक नियमों को तय करना, आक्रामण, उन्नत तकनीकी प्रावधान और शब्द जाल का उपयोग। तो दोस्तों ये एकदम सही उत्तर है, आधारिक नियमों को तय करना। आइए जानते हैं क्यों ये सही है। संप्रेषण दो लोगों, संस्थाओं या जीवों के बीच सूचनाओं का आदान प्रदान है। यह आदान प्रदान बोलने से लेकर चुप रहने या संकेत के मध्य से होता है। संप्रेषण में कई तरह की बाधाएं होती हैं जैसे शारीरिक, भाषागत, सांस्कृतिक,
सांस्कृतिक, संस्थागत आदि। चलिए दोस्तों, पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण किसका उदाहरण है? अतः व्यक्तित्व शाब्दिक संप्रेषण, अतः व्यक्तित्व अशाब्दिक संप्रेषण, अतः व्यक्तित्व शाब्दिक संप्रेषण। तो दोस्तों और डी है दोस्तों अंतर व्यक्तित्व अशाब्दिक संप्रेषण। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है सी। आइए जानते हैं संप्रेषण के मुख्य दो प्रकार होते हैं, एक शाब्दिक संप्रेषण, एक अशाब्दिक संप्रेषण। वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। पत्रों के माध्यम से दो व्यक्तियों के बीच संप्रेषण शाब्दिक संप्रेषण के तहत अंतर व्यक्तिगत संप्रेषण इंटरपर्सनल वर्बल कम्युनिकेशन कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन एक नए युग के मीडिया का एक उदाहरण है? समाचार पत्र, टीवी, रेडियो, इंस्टाग्राम। तो दोस्तों इसका बहुत सही उत्तर है वो है डी, इंस्टाग्राम। ठीक है दोस्तों, आप सभी जानते होंगे, भली बात है, सभी इंस्टाग्राम के यूजर हैं। न्यू मीडिया इंटरनेट से संबंधित मीडिया संबंधित चीज़ों और प्रौद्योगिकी, छवियों और ध्वनि के बीच परस्पर क्रिया को परिभाषित करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला एक शब्द है। यह पुराने मीडिया के विपरीत है, जिससे पीसी मैक डिजिटल तकनीक से पहले आने वाले सभी प्रकार के संचार के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें रेडियो और टीवी और मुद्रित सामग्री जैसे किताबें और पत्रिकाएं शामिल हैं। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम आदि नए मीडिया के उदाहरण हैं। तो दोस्तों आइए अब पढ़ते हैं अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है? कक्षा संप्रेषण में सुकराती प्रश्न विधि समझ को बढ़ाने की प्रभावी रणनीतियों में से एक है। कारण शिक्षकों के मूल्यांकन की विद्यार्थियों के माध्यम से प्रतिपुष्टि कक्षा संप्रेषण की गुणवत्ता को बढ़ा देती है। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है आपका बी। ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। जानते हैं क्यों नहीं है सही व्याख्या? सुकराती प्रश्न विद्यार्थियों को प्रश्न के उत्तर निकालने व उनकी सोच को पूर्णता और सटीकता की चुनौती देना सिखाता है। सुकराती प्रश्नों की 6 श्रेणियां हैं। अवधारणाओं की स्पष्टता, जांच अनुमान, जांच तर्क कारण का और साइंस, और दृष्टिकोण और परिप्रेक्ष्य पर सवाल उठाना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। इसकी व्याख्या और भी हैं। जांच के निहितार्थ और परिणाम, प्रश्नों पर सवाल उठाना, और शिक्षक मूल्यांकन प्रणाली का आधुनिकीकरण स्कूल सुधार प्रयासों का एक महत्वपूर्ण घटक है। यह शिक्षक पर माफ़ करिएगा दोस्तों, जो हमारा कुत्ता है वो आवाज़ का डॉगी है, जो पला हुआ है डॉग, वो थोड़ी आवाज़ करता है, तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। विद्यार्थियों के साथ बेहतर संप्रेषण के एक कारक के रूप में कार्य करता है। दोस्तों 21वां प्रश्न है हमारा। नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन 1 और कथन 2। तो आपके अब इंटरेस्ट के क्वेश्चन आ गए दोस्तों, आपको ब्याज कैलकुलेट करनी है। तो आपके इंटरेस्ट के क्वेश्चन है दोस्तों, साधारण ब्याज के 8.55% की दर से एक निश्चित राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी। कथन 2, प्रतिवर्ष 10% की चक्रवर्ती ब्याज की दर से 1000 रुपये 3 वर्षों में 1331 रुपये हो जाएंगे। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों कथन 1 और कथन 2 दोनों सत्य हैं। इनके ऑप्शन हमेशा सही रहते हैं, ऐसे ही रहते हैं, मतलब इनके ऑप्शन कभी चेंज नहीं होते। तो डी है दोस्तों। कथन फर्स्ट असत्य, कथन सेकंड सत्य। ये कैसे किया? हमने कैलकुलेट करके पता किया। तो कैलकुलेट कैसे कराएंगे? एक निश्चित राशि 12 वर्षों में दोगुनी हो जाएगी, दर 8.55%। तो आपका साधारण ब्याज होता है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। माना मूलधन 100 रुपये है, दर 8.55%, दी गई दर 12 वर्ष में P इक्वल टू 2 इंटू 100 इक्वल टू 200 रुपये हो गए। और दोस्तों माना दर आ रहा है, साधारण ब्याज 200 माइनस 100 इक्वल टू 100 रुपये हो गई। साधारण ब्याज 100 इंटू आर इंटू 12 अपॉन 100। दोस्तों तो ये आपका निकल के आ गया 8√3, ये आपका निकल के आ गया। कथन 2 को फिर हमने चेक किया तो पता चला कि कथन 2 सत्य है और ये असत्य। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, माफ़ करिएगा दोस्तों, थोड़ी बीच बीच में आवाज़ आ जाती है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए 3 के 3 क्रमागत अपवर्त का योग 72 है, सबसे बड़ी संख्या 27 है। बी एक संख्या में 13 से गुणा करके 180 की वृद्धि हो जाती है, संख्या 13 है। सी
7 के प्रथम 20 के अपवर्त का औसत 73.5 है। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए और सी, केवल ए। तो दोस्तों ए आपका सही उत्तर है, केवल ए और बी। ए और बी क्या है वो देखिए, एक संख्या में 13 से गुणा करने पे 180 की वृद्धि हो जाए। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे तभी हमें उत्तर समझ में आएगा। जब तक हम कैलकुलेट नहीं करेंगे दोस्तों, उत्तर कैसे भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये मैथ के प्रश्न हैं और गणित के प्रश्न दोस्तों कैलकुलेशन के बाद ही सही होते हैं। जब रुपए की एक राशि को 16 लड़कों के ब्याज बजाय 12 लड़कों में बांटा गया, प्रत्येक लड़का 40 रुपये अधिक पाया, वह राशि क्या थी? 1290, 1920, 480 और 840। तो दोस्तों चलिए देखते हैं कैसे पाया। माना कि प्रत्येक लड़के वितरित की गई राशि x, जब 12 लड़कों की राशि वितरित की गई तो क्या होगा? मिली राशि x/12 है, बिल्कुल सही है। जब राशि 16 लड़कों को बांटी गई तो एक लड़के को मिली राशि x/16 हो गई। प्रश्नानुसार x/12 माइनस x/16 इक्वल टू 40। तो 4x माइनस 3x/48 इक्वल टू 40 और x इक्वल टू 48 इंटू 40 इक्वल टू 1920 आपका सही उत्तर हो गया। लोकेंद्र और धर्मेंद्र की आयु में 6:5 का अनुपात है ना, अनुपात दिया है। अनुपात जब भी लिखते हैं 6/5 हो जाएगा ये। और उनकी आयु का योग 44 वर्ष है। 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा तो हमें बताना है। अभी वो 44 वर्ष आयु का योग है, टोटल कितना है? 44 वर्ष है और 4 वर्ष बाद उनका अनुपात क्या हो जाएगा? तो सी आपका सही उत्तर है 7:6। चलिए देखते हैं क्यों सही उत्तर है। मैं नहीं कह रहा कि मैं कुछ जानता हूं, मैं आपको वो सब दिखा रहा हूं जो कि मैं पढ़ रहा हूं। माना लोकेंद्र की आयु 6x है, तो प्रश्न अनुसार धर्मेंद्र की आयु 5x हो गई, क्योंकि 6:5 रेशियो दिया है, जो अनुपात दिया है वो 6:5 दिया है, तो 6x 5x हो गई। प्रश्न अनुसार 6x प्लस 5x इक्वल टू 44, 11x इक्वल टू 44, x इक्वल टू 4। इससे लोकेंद्र की आयु 6, तो यहाँ आपका निकल के आ गया है ना। जब लोकेंद्र की आयु निकल के आ गई तो धर्मेंद्र की आयु 5x इक्वल टू 5 इंटू 4 इक्वल टू 20 वर्ष और 10/50 लोकेंद्र की आयु 6 इंटू 24। तो ये आपकी यहाँ पर निकल के आ गई 7/6। आपने जब 28/24 आया इक्वल टू 7/6, तो आपका आ गया 7:6। अब ये दोस्तों ये प्रश्न देखिए, ये सीरीज वाला हर एक पेपर में प्रश्न आ रहा है। मैंने इतनी प्लेलिस्ट में आपकी वीडियो डाली है, हर एक वीडियो में ये प्रश्न आ रहा है। तो आपको इन प्रश्नों में तो गलती बिल्कुल नहीं करनी। जो प्रश्न सब सही करके आ रहे हैं, अगर आप वही गलत कराओगे तो आपका क्या होगा ये आप ही समझते हैं। तो जो सही सब सही करके आ रहे हैं उसमें तो गलती नहीं करनी है, और जो कोई सही करके नहीं आ रहा वो आपको जरूर सही करना। वो आपका कैसे सही होगा? वो आपका सही होगा ये पूरी वीडियो देखने से, मेरी पूरी प्लेलिस्ट को देखने के आपका सही होगा। और दोस्तों करंट के लिए आप मेरी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो 9, 18, 36 की श्रेणी में 12वां पद क्या होगा? ठीक है, ये 9 का टेबल है दोस्तों। अभी यहाँ पे 9, 18, 36 की श्रेणी में 12वां पद क्या होगा? तो 9, 18, 36, 72। 12वां पद 9 इंटू 2 9 इंटू 8 इक्वल टू 72, चौथा पद। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 9 1 जा 9, 9 2 जा 18 है ना, और 9 3 4 जा 36, 9 3 जा नहीं लिया। फिर इन्होंने उसका कितना दुगना कर रहे हैं, तो 9 8 जा 4 था, तो 9 8 जा 72। अब 9 8 जा कितना हुआ? 72। फिर वो करेंगे 8 का दुगना 16, 9 16 जा। तो ये हम जब 12वीं संख्या हो जाएगी, ये कितनी हुई? 1 2 3 4, 16 या 5 हो गई, तो 9 इंटू 2 की पावर 11 इक्वल टू 18,432 एकदम सही उत्तर हो गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अब कथन चलिए दोस्तों पढ़ते हैं। मुख्यार्थ का उपयोग ऐसे शब्दों को परिभाषित करने में नहीं किया जा सकता जो कि निरा विस्तार वाले हों। कारणार्थ यद्यपि संप्रक्तार्थ मुख्यार्थ का निर्धारण करता है, मुख्यार्थ संप्रक्तार्थ का निर्धारण नहीं करता। तो दोस्तों इसमें जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन, इसके हमेशा दोस्तों सेम रहते हैं। मैंने आपको बताया इसका सही उत्तर है बी। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है। आइए जानते हैं क्यों नहीं है सही। मुख्यार्थ का प्रयोग ऐसे शब्दों को परिभाषित करने हेतु प्रयुक्त किया जाता है जो किसी शब्द के मुख्य अर्थ यानी उसके सार को व्यक्त करें। केवल विस्तार के उद्देश्य से मुख्यार्थ शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाता। अतः अभिकथन ए सत्य है। दायित्व के संप्रक्तार्थ मुख्यार्थ निर्धारण करता है, यद्यपि मुख्यार्थ संप्रक्तार्थ निर्धारण नहीं करता, अतः कारण भी सही है। इस तर्कवाक्य में कौन सा दोष है? सभी बिल्लियां जानवर हैं। ये दोस्तों आप सर्कल बना के ये कर सकते हो, ये जब भी करो आप सर्कल बना के करो, है ना। सभी बिल्लियां जानवर हैं
और वहाँ लिखते रहिए सभी कुत्ते जानवर हैं, सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है बी, अवतरित मध्य पद वाला दोष। ठीक है, दिया गया तर्क सभी बिल्लियाँ जानवर हैं, देखिए कैसे किया है, सभी बिल्लियाँ जानवर हैं तो बिल्ली उसमें आ गई, और क्या है सभी कुत्ते जानवर हैं तो कुत्ते भी जानवरों में आ गए, है ना, और सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं तो सभी कुत्ते बिल्लियाँ हैं नहीं हो सकते, ये हो ही नहीं सकता, अतः इसमें अवितरित मध्य पद वाला दोष व्याप्त है। निम्नलिखित तर्कवाक्य में दोष को पहचानिए। अमेरिकी भारतीय विलोपी हो रहे हैं, यह व्यक्ति एक अमेरिकी भारतीय है इसलिए वह व्यक्ति विलोपी हो रहा है। संहित दोष, संहित दोष, विभक्त दोष, उपाधि दोष, उपाधि व्यत्यय दोष। तो दोस्तों डी सही है, उपाधि व्यत्यय दोष एकदम सही उत्तर है। दिए गए तर्कवाक्य में उपाधि व्यत्यय दोष है। इस हेत्वाभास में एक विशेष मामले से एक सामान्य निष्कर्ष निकाला जाता है। वाक्य के सार्थक होने के लिए ऐसी शर्त जिसमें शब्दों को युग्म में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में विरोधाभास का अभाव हो निम्नलिखित किस रूप में जाना जाता है? आकांक्षा, योग्यता, सान्निध्य और तात्पर्य। तो दोस्तों बी एकदम सही है, वो है आपका योग्यता। वाक्य के सार्थक होने के लिए ऐसी शर्त जिसमें शब्द के युग में निर्दिष्ट वस्तुओं के संबंध में विरोधाभास का अभाव हो योग्यता के रूप में जाना जाता है। जब किसी वाक्य के अर्थ का खंडन नहीं किया जाता तो उसे घटक शब्दों के बीच योग्यता या उपयुक्तता होती है। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों, आइए कथन को पढ़ते हैं। समान विस्तार के दो पदों के बीच व्याप्ति को समव्याप्ति कहा जाता है। और दोस्तों अगला हमारा दूसरा कथन है, आग और धुएं के बीच संबंध समव्याप्ति है। उपयुक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो सही उत्तर है वो है आपका सी, कथन एक सत्य किंतु कथन दो असत्य। जानते हैं क्यों, आइए जानेंगे क्यों असत्य। समान विस्तार के दो पद के बीच व्याप्ति के समव्याप्ति कहा जाता है। व्याप्ति एक सार्वभौमिक कथन है जो नियत सहचर्य या हेतु या मध्य पद एवं साध्य या प्रमुख शब्द के बीच निरंतर सहयोग के संबंध को व्याप्त करता है। इस तरह कथन एक सत्य है। आग एवं धुएं के बीच संबंध में समव्याप्ति नहीं है, इस तरह कथन दो असत्य है। वर्ल्ड वाइड वेब, दोस्तों ये क्वेश्चन आपका पहले भी आया था। वर्ल्ड वाइड वेब में पहले भी जो मैं PYQ की क्लास बना रहा हूँ उनमें ये क्वेश्चन आ चुका है। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया कि ये जो क्वेश्चंस हैं ये बार बार रिपीट होते हैं। लगभग 50% क्वेश्चन आपके PYQ में से आते हैं, तो आपको 50% इजीली हो जाएगा। नेटवर्किंग का एक अति विशाल नेटवर्क जो कि अनेक कंप्यूटरों से बना हुआ है, इंटरनेट TCP IP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। कंपनी जो प्रयोक्ता को इंटरनेट से जुड़ने की इजाज़त देता है। मल्टीमीडिया वेब पेजों और अन्य दूसरे दस्तावेजों का संग्रह जो कि वेबसाइट पर भंडारित स्टोर किए गए हैं। तो डी एकदम सही है दोस्तों, मल्टीमीडिया वेब पेजों व अन्य दूसरे दस्तावेजों का संग्रह जो कि वेबसाइट पर भंडारित स्टोर किए गए। वर्ल्ड वाइड वेब www डॉक्यूमेंट्स का समूह होता है जो आपस में एक दूसरे से हाइपर टेक्स्ट से जुड़े होते हैं। हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में टेक्स्ट, इमेज एवं ध्वनि आदि का समावेश होता है। वर्ल्ड वाइड वेब में सूचनाओं को वेबसाइट के रूप में रखा जाता है। वेबसाइट वेब सर्वर पर हाइपरटेक्स्ट फाइलों के रूप में संग्रहित होती हैं। www का सबसे पहला प्रयोग टिम बर्नर्ली ने वर्ष 1989 में सर्न प्रयोगशाला में किया था। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दोस्तों हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP है। एक कंप्यूटर से दूसरे में फाइल का स्थानांतरित करना। ईमेल भेजते समय टेक्स्ट आधारित प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। IP एड्रेस प्राप्त करने में प्रोटोकॉल का उपयोग करता है। एक वेब सर्वर से HTML दस्तावेज को निकालना। तो उत्तर डी दोस्तों सही है, एक वेब सर्वर से HTML एक दस्तावेज को निकालना। HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म याद कर लीजिए। वेब पर फाइलों जैसे टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो और अन्य मल्टीमीडिया फाइलों को ट्रांसफर करने के नियमों का सेट है। यह किसी वेब सर्वर से HTML दस्तावेज निकालता है। फिशिंग से संबंध में नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन, यह एक प्रोग्राम कोड है जो फाइलों को हटाने के उद्देश्य से अपनी अनुकृति तैयार कर सकता है। तो दोस्तों ये भी कंप्यूटर का प्रश्न है। मैंने आपसे कहा था कंप्यूटर का प्रश्न जरूर तैयार कर लें, कंप्यूटर को ना छोड़ के जाएं क्योंकि उससे बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं और उसमें आप नंबर ला सकते हैं। तो दोस्तों कथन दो, यह इंटरनेट सेवा प्रदाता के स्तर पर फिल्टर किया जा सकता है। तो दोस्तों कौन से कथन सही है? कथन एक असत्य लेकिन कथन दो सत्य। आइए जानते हैं क्यों वो असत्य।
फिशिंग एक प्रकार का साइबर हमला है। यह आमतौर पर ईमेल के माध्यम से मेल भेजकर किया जाता है। इसमें मेल के प्रतिष्ठित सोर्स से आता प्रतीत होता है। इसका उद्देश्य लक्षित मेल उपयोगकर्ता की संवेदनशील जानकारी चुराना है, जैसे लॉगिन आईडी और पासवर्ड। साथ ही लक्षित कंप्यूटर या पर मालवेयर भी डाउनलोड हो जाता है। स्पैम मेल से बचाव के लिए इसमें फिल्टर का उपयोग किया जाता है। ब्राउज़र सेटिंग में बदलाव कर स्पैम मेल को खोलने से रोका जा सकता है। इंटरनेट के संबंध में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, सही कथन को चुनें। इंटरनेट का उपयोग किसी के द्वारा नहीं किया जा सकता। इंटरनेट का सार्वजनिक उपयोग होता है, वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित है। इंटरनेट में बाहर कड़ियों के लिंक को नियंत्रित करना संभव है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो दोस्तों बी हमारा सही उत्तर है। और बी क्या है? केवल सी और डी, वे इंटरनेट की अपेक्षा अधिक सुरक्षित हैं और इंटरनेट में बाहर कड़ियों लिंक को नियंत्रित करना संभव है। इंटरनेट दोस्तों कंप्यूटरों का निजी नेटवर्क होता है जो इंटरनेट प्रोटोकॉल तकनीक का उपयोग करता है। इंटरनेट के माध्यम से कोई संस्था अपनी सूचनाओं को अपने कर्मचारियों के बीच सुरक्षित रूप से आदान प्रदान कर सकती है। क्योंकि यह संस्थान संगठन का आंतरिक संचार नेटवर्क होता है, इसलिए इस नेटवर्क का प्रयोग सीमित होता है और केवल संबंधित संस्थान से जुड़े हुए लोगों को इसका प्रयोग कर पाते हैं। यह अपेक्षाकृत सुरक्षित नेटवर्क होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सूची 1 MB मेगाबाइट, सूची 2 और दोस्तों उसमें निशान दिए हुए हैं GB गीगाबाइट, TB टेराबाइट और PB पेटाबाइट। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर को चुनिए। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है आइए देखते हैं। ABCD कंप्यूटर स्मृति का आकार बाइट्स के आधार पर, ठीक है। मेगाबाइट MB, गीगाबाइट GB, टेराबाइट TB और पेटाबाइट PB। तो दोस्तों 2 की पावर 20, 2 की पावर 30, 2 की पावर 40, 2 की पावर 50। नोट 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है तथा 1 किलोबाइट 1000 बाइट्स के बराबर होता है। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन असर्सन के रूप में और दूसरा, तो मैंने आपको बताया अभिकथन स्वस्थानीय निष्क्रिय मृदा उपचार प्रक्रिया को अपनाना सबसे आसान और सबसे कम खर्चीला है। कारण यह सम्मिश्रणों को समाप्त करने की विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रियाओं पर निर्भर है। तो दोस्तों उत्तर ए आपका ए और आर दोनों सही हैं। आर ए की सही व्याख्या है, ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। यह हमेशा सेम रहते हैं। तो दोस्तों इसका उत्तर होगा ए और आर दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। स्वस्थानीय निष्क्रिय मृदा उपचार प्रक्रिया एक ऐसी तकनीक है जो मिट्टी के उपस्थित सूक्ष्म जीवों को सक्रिय करके दूषित पदार्थों को तोड़ती एवं शुद्ध करती है। यह विधि बेहद कम लागत वाली होती है। इस तरह अभिकथन ए सत्य है। दायित्व है कि यह सम्मिश्रण को समाप्त करने की विभिन्न प्रक्रिया पर निर्भर है। इस तरह के कारण भी सत्य है एवं आर ए की सही व्याख्या है। जलमल के कीचड़ को सुखाने का कार्य किसके द्वारा किया जा सकता है? तो दोस्तों गुरुत्व विचारण, यांत्रिक विलोडक और परासरण, प्लवन और छानबीन स्क्रीनिंग। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है केवल A, B और D। तो गुरुत्व विचारण, यांत्रिक विलोडक और D है दोस्तों प्लवन। दोस्तों मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों पूरी प्लेलिस्ट जाके चेक करें, एक वीडियो से कुछ नहीं होगा। अगर आप सिर्फ यही वीडियो देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट जाके सारी वीडियो डेली देखें। दोस्तों डेली मैं आपको 2 PYQ के सेट दूंगा, 2 सेशन आपके चलेंगे और दोस्तों विद एक्सप्लेनेशन जो मैं पढ़ रहा हूँ वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके। दोस्तों ध्यान रखिएगा कि आप इस चीज़ को ध्यान में रखें और अच्छे से वीडियो को समझें और सुनें, बैठ के आराम से वीडियो को रिलैक्स करें। दोस्तों जो बीच में अगर कोई आवाज़ आती है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूँगा। जलमल के कीचड़ को सुखाने की प्रक्रिया में कीचड़ को तरल पदार्थ एवं ठोस पदार्थ से अलग किया जाता है। निर्जलीकरण की प्रक्रिया के दौरान कीचड़ को लवण एवं चूने जैसी खनिज रसायन, आगे पढ़ते हैं क्या है व्याख्या, के माध्यम से अनुकूलित किया जाता है, जैसे पश्चात कार्बनिक जैसे कॉन्जुलेट्स एवं
फ्लोकुलेंट्स कीचड़ को कंडीशनिंग के बाद इसे या तो प्लवनशीलता, गुरुत्वाकर्षण बेल्ट, एक मोटर, ड्रम, स्क्रू ड्रम या एक अपकेंद्रित माध्यम से गाढ़ा किया जाता है। अतः ए, बी तथा डी कथन सत्य है। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए। सूची 1, सूची 2। अधिनियम और प्रारंभ का वर्ष दोस्तों, जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1986, वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1987 और फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1981। अब हम जानेंगे ये कब सही आए, इनके क्रम में लगाते हैं। तो दोस्तों जो जल निवारण और नियंत्रण अधिनियम वो 1974 में आया, उसके बाद वायु निवारण और नियंत्रण अधिनियम 1981 में आया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में और फैक्ट्री संशोधन अधिनियम 1987 में आया। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरेनियम का आइसोटोप विखंडन पदार्थ है और नाभिकीय अभिक्रिया के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है? U234, U235, U236, U238। तो बी दोस्तों एकदम सही उत्तर है, U235। U235 प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला आइसोटोप है दोस्तों, जो तापीय रूप से विखंडनीय है। यही वह पदार्थ है जो नाभिकीय अभिक्रिया में प्रयुक्त किया जा सकता है। वर्षा को अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है जब इसका pH मूल्य हो 1 से 3, 1.56 से कम। दोस्तों बहुत सरल प्रश्न है, 1.56 से 7.0 और 7 से अधिक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर 1.56 से कम। वर्षा को अम्लीय वर्षा के रूप में जाना जाता है जब इसका pH मान 5.6 से कम होता है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो भी आपसे बोलता है, मैंने देखा बहुत लोग वीडियो डालते हैं, मैं भी डाल सकता हूं, लेकिन वो सत्य है ही नहीं कि वो किस यूनिट से ज़्यादा प्रश्न आते हैं। दोस्तों किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते। आप कंटिन्यू मेरे साथ PYQ कर रहे हैं, आप खुद अपना आकलन करिए और देखिए कि किसी यूनिट से ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं। लगभग सब यूनिट से उतने ही प्रश्न आते हैं बराबर। स्वतंत्रता के बाद महिलाओं की शिक्षा पर भारत सरकार द्वारा गठित प्रथम समिति की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख, डॉक्टर हंसा मेहता और कमला चौधरी। तो दोस्तों सही उत्तर है वो है डॉक्टर दुर्गाबाई देशमुख। मई 1958 में भारत सरकार ने महिला शिक्षा पर राष्ट्रीय समिति का गठन किया। दुर्गाबाई देशमुख इसकी अध्यक्षा थी। समिति ने सुझाव दिया कि लड़के एवं लड़कियों की शिक्षा के बीच समानता स्थापित करने को प्राथमिक देना आवश्यक है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय है नई तकनीकें जिनसे शैक्षणिक प्रक्रिया की चीजों को पूर्णतः बदल दिया है। शिक्षा में तकनीक की रोकथाम, कृत्रिम बुद्धि का उपयोग और अप्रचलित तकनीक। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है वो है नई तकनीकें जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतः बदल दिया है। दोस्तों मैं आपसे ये और कहूँगा कि अगर आपका इस बार पेपर हो जाता है, पेपर देने के बाद बिल्कुल भी रेस्ट नहीं लेना है, अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखना है और तैयारी पूरे से एकदम जोर शोर से करनी है, चाहे आपका निकल जाए चाहे ना निकल जाए, क्योंकि आपका निकल गया तो भी आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एग्जाम देना, तो तैयारी अपनी जोर शोर से करनी है। शिक्षा में विघटनकारी तकनीकों का अभिप्राय उन नई तकनीकों से है जिसने शैक्षणिक प्रक्रिया की चीज़ों को पूर्णतः बदल दिया है। विघटनकारी तकनीक उन परंपरागत तरीकों को बदल देती है जो अस्तित्व में होते हैं। हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर क्लेटन एम क्रिस्टेंसन ने विघटनकारी तकनीक डिस्ट्रप्टिव टेक्निक शब्द का आविष्कार किया। उन्होंने अपनी पुस्तक माफ करिएगा दोस्तों, द इनोवेटिव डिप्लोमा पर मैं इससे विस्तृत चर्चा की। नीचे दो कथन दिए गए हैं दोस्तों। कथन 1, माध्यमिक शिक्षा में सुधार के लिए अति महत्वपूर्ण आधार था। यह विचार कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग का था। कथन 2, कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने सभी विषयों को पढ़ाने के लिए इंटरमीडिएट कॉलेज में मातृभाषा के उपयोग की अनुशंसा किया। तो उपयुक्त कथनों में से दोस्तों जो सही है, मैंने आपको बताए थे कि इनके जो ऑप्शन है वो मैंने आपको बताए थे दोस्तों। इनके ऑप्शन है कथन 1 और कथन 2 दोनों गलत हैं। तो और ये ऑप्शन हमेशा सही रहते हैं, तो इसके कथन 1 कथन 2 दोनों दोस्तों गलत हैं। कलकत्ता कमीशन के अनुसार माध्यमिक शिक्षा में सुधार विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए महत्वपूर्ण आधार है।
इस तरह कथन वन असत्य है। दायित्व है कि कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग ने माध्यमिक विद्यालयों की शिक्षा के माध्यम के रूप में मातृभाषा का उपयोग सिफारिश की थी। अतः कथन सेकंड भी असत्य है। देखिए दोस्तों, मैं आपको इसको पूरा आपको ऐसे विस्तारित रूप से समझाया जाएगा ना कि ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय आयोग 1970 प्रमुख तथ्य जो थे, इंटरमीडिएट विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा, विश्वविद्यालयों में अलग से महिला परिषद का गठन, 15-16 वर्ष की बालिकाओं हेतु विद्यालय खोले जाएं और नए इंटरमीडिएट कॉलेज खोले जाएं। दूसरा नाम सैंडलर कमीशन, कुछ चुने हुए विद्यार्थियों को विश्वविद्यालय का दर्जा देना। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियों किन निम्नलिखित बिंदुओं में प्रस्तुत होती हैं? बृहद संबंधी विश्वविद्यालय, अप्रभावी विनयामक व्यवस्था, सीमित शिक्षक और संस्थानिक स्वायत्ता, शोध पर बल, दक्ष योग्यता आधारित कैरियर प्रबंधन और फैकल्टी सदस्यों की बढ़त। तो नीचे दिए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए दोस्तों। केवल ए, बी और सी, केवल बी, सी और डी, केवल सी, डी और ई, केवल ए, डी और ई। उत्तर ए दोस्तों आपका सही उत्तर है, केवल ए, बी और सी। तो आइए जानते हैं कैसे नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार उच्च शिक्षा में विद्यमान चुनौतियां निम्नलिखित हैं। बृहद संबंधी विश्वविद्यालय एक हो गया आपका, दूसरा है अप्रभावी विनयामक व्यवस्था, तीसरा सीमित शिक्षक और संस्थानिक, और चौथा है तकनीक के साथ संगतता, परीक्षा व्यवस्था। परीक्षा व्यवस्था, नई शिक्षा नीति की व्यवस्थाएं, स्कूली शिक्षा के सभी स्तरों पर सार्वभौमिक पहुंच सुनिश्चित करना, नई पाठ्य चर्चा तथा शैक्षणिक संरचना के साथ प्रारंभिक बाल अवस्था की देखभाल एवं शिक्षा, आधारभूत साक्षरता एवं साक्षात्मकता प्राप्त करना, स्कूल पाठ्यक्रम तथा शिक्षा शास्त्र में सुधार, बहुभाषावाद एवं भाषा की शक्ति, समान तथा समावेशी शिक्षा, मजबूत शिक्षक भर्ती और कैरियर पद। ये दोस्तों मैं आपको सारे पॉइंट्स बता दे रहा हूं ताकि जब आपका प्रश्न आए तो आप में इनमें से जो भी ऑप्शन हो उसको सही कर सकें, ऐसा नहीं कि सिर्फ वही प्रश्न। दूसरा है आपका, आप प्रश्न आता है आपका सुमेलन, संख्या, न्याय, वैश्विक, पूर्व मीमांस, और ये आपका प्रतिपादक दिए हैं गौतम, कणाद, कपिल, जैमिनी। तो हम जानेंगे सही क्या है। तो सी जो है आपका सही है। तो सी क्या है? ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, सी का सेकंड और दोस्तों डी का फोर्थ। तो ए का फर्स्ट क्या है? ए का दोस्तों माफ करिए, ए का थर्ड है तो जो है आपकी संख्या कपिल जी की है, और बी का फर्स्ट न्याय गौतम, और सी जो है दोस्तों वैश्विक वो है कणाद, और पूर्व मीमांस जो बचे वो है आपके जैमिनी। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, अब आपका गद्दा आ गया। मैंने आपसे कहा हमेशा आपका गद्दा आ रहा है, लगभग इससे 5 प्रश्न आपके आते हैं, लेकिन किसी किसी पेपर में 4 प्रश्न है तो भी कोई बात नहीं, 4 और 5 प्रश्न, एक आध प्रश्न कभी इधर उधर होता है, लगभग 5 प्रश्न आपके आते ही आते हैं। तो दोस्तों हमेशा गद्दा ऐसे पढ़ें ताकि आप उसका टाइटल समझ सकें। अगर वो आपसे पूछे इसका टाइटल क्या है, ये प्रश्न आपका कभी कभार बनता है, तो आप उसका टाइटल बना सकें, और साथ ही साथ जब एक बार पढ़ें तो उसका अर्थ भी साथ ही साथ समझते जाएं, और 2 से 3 क्वेश्चन एक नजर में मार लें कि क्या क्या वो पूछ रहा है, ताकि आपको जहां उत्तर मिले वहीं आप उसे टिक कर सकें। तो दोस्तों आप साथ ही साथ में पढ़ सकते हैं, और क्योंकि यहाँ व्याख्या में वो लाइन दी हुई होगी तो मैं आपको वहीं से पढ़ के बताऊंगा, क्योंकि अभी आपका बहुत समय जाएगा। अनुभवजन्य साक्ष्य का आशय क्या है? अवलोकन के आधार पर और सत्यापित होने लायक ग्रहण किए जाने ज्ञान आधारित ऐतिहासिक साम्राज्यों के ज्ञान पर आधारित और पौराणिक कथा और लोक कथा पर आधारित। तो दोस्तों इसका जो सही उत्तर है अवलोकन के आधार पर और सत्यापित होने लायक। तो उत्तर ए एकदम सही उत्तर है दोस्तों। अनुभवजन्य साक्ष्य अवलोकन के आधार पर एवं सत्यापित होने लायक होता है। गद्यांश कहता है कि 8वीं सदी में तार्किकता वाले युग के आगमन, पुनर्जागरण के अनुभवजन्य साक्ष्यों द्वारा प्रयास किए जाने एवं इसके अनुभवजन्य परीक्षण के परखने के द्वारा ज्ञान की आकांक्षा की संतुष्ट किया जा सकता है। लेखक के अनुसार जीवन की शुरुआत को समझाने के लिए जानकारी से प्रारंभिक स्रोत क्या थे? वैज्ञानिक खोजें,
लोक का ज्ञान और धर्म ग्रंथ। तो दोस्तों काल्पनिक साहित्य और मेडल और डार्विन की खोजें। दोस्तों डार्विन को आपने पढ़ा होगा, आपने पॉलिटिकल साइंस में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आप डार्विन को जान लेंगे आज। तो बी एकदम सही उत्तर है दोस्तों। लेखन के अनुसार जीवन की शुरुआत को समझाने के लिए जानकारी के प्रारंभिक स्रोत लोक का ज्ञान तथा धर्म ग्रंथ के गद्यांश कहता है कि पूरे इतिहास में जीवन के उद्भव की व्याख्या हेतु लोगों का झुकाव पौराणिक कथा, लोक कथा तथा धर्म की ओर ही रहा। इस गद्यांश का मूल विषय क्या है? उद्भव और जीवन की यांत्रिकी, प्राचीन समय के वैज्ञानिक ज्ञान, कोशिका की संरचना, आस्था बनाम विज्ञान। तो दोस्तों ये जो है वह आपका सही उत्तर है, उद्भव और जीवन की यांत्रिकी। प्रस्तुत गद्यांश का मूल विषय थीम उद्भव एवं जीवन की यांत्रिकी है। दोस्तों मैंने आपसे बोला था कि जब भी आप पैराग्राफ पढ़ें तो ये उसकी थीम क्या है, उसका टाइटल क्या रख सकते हैं, उसका अर्थ क्या निकल रहा है, ये सब आपको पढ़ना होगा। किसके वैज्ञानिक योगदानों ने आनुवांशिक विज्ञान का शुभारंभ किया? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन और जेम्स वाटसन और फ्रांसीसी क्रिक। तो दोस्तों ग्रेगर मेंडल और चार्ल्स डार्विन ये मुझे आता था पहले से ही, लगभग सारे ही प्रश्न आते हैं, मैं ये दोस्तों पेपर लगा चुका हूँ, लेकिन मैं आपके लिए वैसे ही पढ़ रहा हूँ जैसे कि आप पहली बार कोई पेपर पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, और इसको बार बार पढ़ेंगे तो आपको ये पेपर याद हो जाएंगे, बार बार वीडियो देखेंगे तो दोस्तों आपको ये याद हो जाएंगे। ग्रेगर जॉन मेंडल तथा चार्ल्स डार्विन के वैज्ञानिक योगदानों ने आनुवांशिक विज्ञान शुभारंभ किया। लेखक वर्ष 1865 में ग्रेगर जॉन मेंडल के अनुसंधान तथा 1859 में डार्विन के प्राकृतिक चयन सिद्धांत को केंद्र में रखकर। दोस्तों जीवन के यांत्रिकी की स्पष्ट तस्वीर बनाने में सूक्ष्म जीव विज्ञानियों को किससे सहायता प्राप्त हुई? मिथकों से प्राप्त ज्ञान, नोबेल पुरस्कार जैसे प्रेरक, साक्ष्य आधारित खोजें, तकनीकी सीमाएं। तो दोस्तों सी आपका सही उत्तर है, साक्ष्य आधारित खोजें। जीवन के यांत्रिक की स्पष्ट तस्वीर बनाने में सूक्ष्म जीव विज्ञानियों को साक्ष्य आधारित खोजों से सहायता प्राप्त हुई। गद्यांश कहता है कि प्रत्येक युग परिवर्तनकारी खोज के द्वारा सूक्ष्म जीव विज्ञानी जीवन की यांत्रिकी की सर्वकालिक स्पष्ट तस्वीर बनाने में सफल हो गया है। इस प्रकार गद्यांश यह स्पष्ट करता है कि जीवन की यांत्रिकी साक्ष्य आधारित खोज की स्पष्ट हुई है। दोस्तों यहाँ जो आपका पूरा सेट कंप्लीट होता है दोस्तों, मैंने आपसे कहा मैं हर रोज आपको एक पीवाईक्यू, लगभग 2 पीवाईक्यू के सेट में आपको करा रहा हूं। दोस्तों अभी तक अगर आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और आप सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके बाकी की पीवाईक्यू की वीडियो भी देख सकते हो। दोस्तों उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन दबा दो, वीडियो को लाइक शेयर करते रहा करिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, राधे राधे, धन्यवाद।